नमस्कार सभी को। आज हम कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में की थी। वे जीव जिनका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे जीवाणु, प्रोटोजोआ, यीस्ट आदि। और वे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन जटिल जीवों को बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। बहुकोशिकीय जीव में ज़्यादातर जो बड़े जीव होते हैं वो सारे बहुकोशिकीय जीवों में आते हैं। अब हम बात करते हैं कि शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। तो संरचनात्मक का मतलब ये होता है कि हमारा शरीर जो होता है, जीवों का जो शरीर होता है, उसके निर्माण की मूलभूत इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। उदाहरण के लिए जैसे कोई ईंट की दीवार है तो वो ईंट की दीवार जो है वो कई सारी ईंटों से मिलकर बनी होती है। उसी प्रकार से जीवों का शरीर जो होता है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। क्रियात्मक इकाई के बारे में समझें तो क्रियात्मक इकाई का मतलब होता है कि जीवों के द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं उनका आधारभूत केंद्र जो होता है वो कोशिका होती है। यहाँ तक कि जीवों के शरीर को चलाने के लिए जो ऊर्जा होती है वो भी कोशिकाओं में निर्मित होती है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। रॉबर्ट हुक ने जो कोर्क की जो कोशिकाएं होती है उनमें कोशिका की खोज की थी, और ये कोर्क की कोशिकाएं जो थी वो मृत कोशिकाएं थी। ये हमारे समूह एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीवों के कुछ उदाहरण हैं। एक कोशिकीय जीव वे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है। बहुकोशिकीय जीव वे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक कोशिकीय जीवों में अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, यीस्ट, नीलहरित शैवाल आदि जीव आते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में केंचुआ, हाथी, मनुष्य, बंदर, बरगद, सरसों का पौधा आदि कई सारे जीव जो होते हैं वो बहुकोशिकीय जीवों में आते हैं। कोशिका की आकृति एवं आकार। कोशिकाओं की एक विशेषता यह भी है कि उसकी आकृति एवं आकार एक समान नहीं होता है। जैसे अमीबा अनियमित आकृति का जीव है और इसमें कूटपाद पाए जाते हैं जिनको पादाप कहते हैं, जबकि पैरामीशियम की आकृति अंडाकार चप्पल के जैसी आकृति होती है। बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में भी उपस्थित कोशिकाएं जो होती है वो चपटी, गोल, अंडाकार, घनाकार या अनियमित आकृति की हो सकती है। साथ ही कुछ कोशिकाएं छोटी तथा कुछ कोशिकाएं जो होती है वो बड़ी होती है। इस प्रकार कोशिकाओं की आकृति एवं आकार में काफ़ी विविधता पाई जाती है। ये हमारे सम्मुख विभिन्न कोशिकाओं की आकृतियों का उदाहरण दिया हुआ है जिनमें काफ़ी विभिन्नता है। जैसे पेशी कोशिका जो होती है वो तर्कुरूपी होती है। रक्त कोशिका आरबीसी जो होती है वो गोलाकार होती है। तंत्रिका कोशिका की संरचना जो होती है वो जटिल होती है, शाखित होती है। और गोलीय जो कोशिकाएं होती हैं उनकी संरचना गोलाकार। घनाकार कोशिकाओं की संरचना घन की आकृति की, और स्तंभाकार कोशिकाओं की जो संरचना होती है वो स्तंभ या कॉलम के समान होती है। और जो पादपों में जो रेशे होते हैं उनकी कोशिका की आकृति इस प्रकार होती है। और एक कोशिकीय जीव होता है शैवाल, उसमें भी शैवाल का नाम है क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास जो होता है उसके शरीर की जो कोशिका होती है उसकी संरचना इस प्रकार की होती है। तो इस प्रकार से कोशिका की आकृति में काफ़ी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अब हम कोशिका के साइज या आकार के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सजीवों में कोशिका का साइज जो होता है वो 1 मीटर का 10 लाख में भाग के बराबर छोटा हो सकता है अथवा कुछ सेंटीमीटर लंबा भी हो सकता है। एक माइक्रोमीटर एक माइक्रोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर होता है। 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर होता है, यानी कि 1 में 6 बार 10 का भाग लगाएं तो 1 माइक्रोमीटर हमें प्राप्त होता है। अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्मदर्शी होती है एवं नग्न आँखों से दिखाई नहीं देती। उन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा बड़ा एवं आवर्धित करना आवश्यक होता है। जीवों में सबसे छोटी जो कोशिका होती है उसका साइज होता है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर, और
सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण है, सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होती है वो संसार में सबसे छोटी कोशिका होती है। और संसार में सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच का अंडा, जिसका आकार होता है 170 mm इंटू 130 mm, 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर आकार जो होता है वो शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। और जो संसार में जो सबसे लंबी कोशिकाएं जो होती है वो तंत्रिका कोशिकाएं होती है, और उनका आकार जो होता है वो 1 मीटर तक लंबा होता है। ये हमारे सम्मुख शुतुरमुर्ग का अंडा है जो कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका है। ये हमारे सम्मुख माइकोप्लाज्मा है जो कि संसार की सबसे छोटी कोशिका है। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है वो हम समझते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो आद्य प्रकार की कोशिकाएं होती है, मतलब अविकसित कोशिकाएं होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है वो विकसित प्रकार की कोशिकाएं होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक जो होता है वो खुला होता है, केंद्रक झिल्ली द्वारा आवृत नहीं होता, मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। और इसके साथ साथ जितने भी झिल्ली युक्त कोशिकांग जो होते हैं वो भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है उनमें केंद्रक जो होता है वो सुसंगठित होता है, केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। और यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग भी पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण ये है, मनुष्य के गाल की जो कोशिकाएं होती है उनका चित्र यहाँ दिखाया गया है। और अगर हम प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण लें तो जीवाणु की जो कोशिका होती है वो प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है और उसकी संरचना इस प्रकार की होती है। अब हम कोशिका की संरचना के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। कोशिका जो होती है उसके चारों तरफ एक झिल्ली नुमा आवरण पाया जाता है जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ये प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो लिपोप्रोटीन पदार्थ की बनी होती है, यानी कि लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और इसके साथ साथ ये प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो चयनात्मक पारगम्य होती है। चयनात्मक पारगम्य का मतलब होता है कि कुछ पदार्थ जो होते हैं वो तो कोशिका झिल्ली को पार करके कोशिका में चले जाते हैं, लेकिन कुछ पदार्थों को कोशिका झिल्ली बाहर ही रोक देती है, अंदर प्रवेश नहीं करने देती। कोशिका के केंद्र में केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो एक तरल पदार्थ भरा रहता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य जो होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, और ये कोशिकांग जो होते हैं वो भिन्न भिन्न कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। इन कोशिकांगों में जैसे खुरदरी, अंतर्प्रद्रवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, तारक केंद्र और चिकनी अंतर्प्रद्रवी जालिका, गोल्जी उपकरण आदि जो हैं ये कोशिकांगों के उदाहरण हैं। और ये सभी जो होते हैं कोशिकांग ये भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, भिन्न भिन्न कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। इन सभी कोशिकांगों के बारे में विस्तार से अध्ययन जो है वो हम अगली कक्षाओं में करेंगे। अब हम केंद्रक की बात करते हैं। कोशिका के मध्य भाग में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। केंद्रक का कार्य होता है कोशिका पर नियंत्रण रखना। कोशिका में जितने भी कार्य होते हैं, कोशिका में जितनी भी गतिविधियां होती है उनको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? केंद्रक करता है। केंद्रक की आंतरिक संरचना को अगर हम देखें तो केंद्रक की आंतरिक संरचना में एक जालनुमा संरचना पाई जाती है। इसे क्रोमेटिन जाल कहते हैं। क्रोमेटिन जाल जो होते हैं उनमें गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। और गुणसूत्र जो होते हैं उन पर रेखिक क्रम में एक सीधी रेखा में छोटे छोटे जीन पाए जाते हैं। ये जो बिंदुनुमा संरचना जो होती है इनको जीन कहते हैं। और ये जीन जो होते हैं
वो आनुवंशिकता की इकाई होते हैं। माता पिता से बच्चे में आनुवंशिक गुणों को ले जाने का कार्य कौन करते हैं? जीन करते हैं। तो इस प्रकार से हमने कोशिका की संरचना के बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर के बारे में अध्ययन करेंगे। पादप कोशिका, जंतु कोशिका। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते। हरित लवक जो होते हैं, प्लास्टिड जो होते हैं, वो पादप कोशिका का मुख्य गुण है। हरित लवकों में एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हिंदी में पर्णहरित भी कहा जाता है। क्लोरोफिल को हिंदी में पर्णहरित भी कहा जाता है। ये पर्णहरित क्या करते हैं? सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण में सहायता करके भोजन बनाने में सहायता करते हैं। क्लोरोफिल की या पर्णहरित की सहायता से ही पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। लेकिन जंतु कोशिका में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए जंतु कोशिका जो होती है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम जो होता है, तारककाय जो होता है, वो अनुपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। पादप कोशिका में रिक्तिका जो होती है वो बड़ी होती है और संख्या में कम होती है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी होती है तथा संख्या में भी अधिक होती है। पादप कोशिका में केंद्रक जो होता है वो किनारे पर, परिधि पर पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में जो केंद्रक जो होता है वो मध्य भाग में पाया जाता है। तो ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर हैं। हम इसको चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। ये पादप कोशिका है और ये जंतु कोशिका है। पादप कोशिका में ये देखिए रिक्तिका जो है वो बड़ी है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिका जो है वो छोटी छोटी है और संख्या में भी ज़्यादा है। और पादप कोशिका में केंद्रक जो है वो परिधि के पास में किनारे पर है, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक जो है वो मध्य में स्थित है। इसके अलावा पादप कोशिका में ये देखिए ये हरे हरे रंग के संरचनाएं हमें दिखाई दे रही है। ये हरे हरे रंग की जो संरचनाएं जो होती है इन्हें हरित लवक या प्लास्टिड कहते हैं। इनमें पर्णहरित पाया जाता है। तो पादप कोशिका में तो प्लास्टिड पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में हरित लवक, प्लास्टिड नहीं पाया जाता। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो अंतर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में वो यह है कि कोशिका झिल्ली तो पादप कोशिका, जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है, लेकिन कोशिका भित्ति जो होती है वो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार से हमने कोशिका का विस्तृत अध्ययन किया। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।